नमस्कार मित्रों। सबसे पहले तो विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं निशा मैडम, भानु बहन और राजेंद्र परमार जी को देता हूं कि ये कार्यक्रम आज गूगल मीट पर आयोजित किया। मित्रों, चौकसी साहब भाषा साहित्य भवन के डायरेक्टर, मुख्य अतिथि के रूप में उनको सुना, बहुत मजा आया। मेरे साथी वक्ता, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की अहमदाबाद संस्था के अध्यक्ष सुनील जी और सभी प्रतिभागी मित्रों। हम साल में 2 दिवस मनाते हैं, एक 14 सितंबर और दूसरा 10 जनवरी। 10 जनवरी की जानकारी बहुत कम विद्यार्थियों को होगी। मैं अपनी बातें विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर ज्यादा रखने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि ये विश्व हिंदी दिवस जो है वो 2006 से मनाया जाता है। मैडम ने, निशा जी ने बताया था कि शुरुआत तो 1975 में हो गई थी, लेकिन 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। और वो सम्मेलन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के निगरानी में हुआ था। और उसके बाद 2006 में हमारे मनमोहन जी को सद्बुद्धि आई और 2006 के बाद उन्होंने निर्णय किया कि ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाए। और तब से पूरे विश्व में ये आज का दिवस मनाया जाता है। उसका मूल उद्देश्य, जैसे कि भानु बहन ने बताया था, कि हमारी हिंदी को पूरे विश्व में फैलाना और हिंदी को मुख्य भाषा बनाना और अंतरराष्ट्रीय जगह में उनका मुख्य स्थान प्राप्त करवाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, हमारे देश में राजनीति का बहुत खतरनाक महत्व है। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 14 सितंबर 1949 में पहली बार हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। और ये आप हमारा जो हिंदी संबंधी जो धारा है 343 संविधान की, और संविधान के 17 नंबर के अध्याय में ये चीजें लिखी हुई है। उसके बाद 1953 में, 14 सितंबर 1953 में फिर से नागपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होता है और उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकारा गया। लेकिन सरकारी तौर पर जो ठोस कदम तत्कालीन सरकारों को लेना चाहिए, उन्होंने नहीं लिया। उस समय मैं समझता हूं कि नेहरू जी की सरकार थी, कांग्रेस की नेहरू जी की सरकार थी। नेहरू जी ने ऐसा कहा कि उस समय क्या है कि दक्षिण के कई राज्यों ने हिंदी का विरोध किया था। तो दक्षिण के कुछ राज्यों ने विरोध किया तो नेहरू जी ने ऐसा कहा कि भाई ऐसा करते हैं, जब तक कोई भी राज्य हिंदी का विरोध न करे तब तक हम हिंदी को पूरे देश में लागू नहीं करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों चालू रहेगी। मित्रों, मुझे यहाँ ये बताना चाहिए कि मुगल काल में फारसी राष्ट्रभाषा थी हमारे देश की, और अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी राष्ट्रभाषा बनी। और जब हमारा देश आजाद हुआ तब ये हमारी हिंदी जो राष्ट्र भाषा जो है वो मतलब कि संघर्ष कर रही थी राष्ट्रभाषा बनने के लिए। अब नेहरू जी ने तय कर दिया कि भाई ऐसा करते हैं, 15 साल तक हम अंग्रेजी और हिंदी को लागू रखेंगे, दोनों को चालू रखेंगे। और तब तक पूरे जो दक्षिण के राज्य जो विरोध कर रहे हैं वो भी हिंदी सीख जाएंगे।
लेकिन हुआ ऐसा कि हिंदी को 15 साल का वनवास मिल गया। हमारे रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला था, लेकिन हमारी हिंदी भाषा को 15 साल का वनवास मिला। अगर उस समय ठोस कदम उठाते और सभी कार्य हम हिंदी में करवाते और संविधान में भी हिंदी, हर जगह पर हिंदी, तो शायद आज इस भारत सोने की चिड़िया हो सकता था। लेकिन हम राजनीति का शिकार होते जा रहे हैं और आज भी होते जा रहे हैं। 15 साल हो गए, फिर से यही बात आई कि एक भी राज्य विरोध करेगा, हम हिंदी को हर जगह पर लागू नहीं करेंगे। तो उनकी स्थिति त्रिशंकु जैसी हो गई। अब त्रिशंकु शब्द है तो मैं कई बार ये कथा त्रिशंकु की बताता हूँ, और आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि त्रिशंकु जो है वो अयोध्या का एक बहुत बड़ा राजा था। वो राजा सशरीर सशरीर स्वर्ग में जाना चाहता था। इसीलिए सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए वशिष्ठ ऋषि को मिलने जाते हैं, और वशिष्ठ ऋषि को अपनी बात बताते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाना है और आप मुझे, ऋषि जी आप मुझे पहुंचाइए। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं तो आपको नहीं पहुंचा सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ, लेकिन कोई अन्य ऋषि से मिलिए। उसके बाद त्रिशंकु जो राजा है वो गुरुपुत्रों को मिलता है, लेकिन गुरुपुत्रों ने भी उनको ज्यादा वो नहीं दिया। अंत में विश्वामित्र ऋषि के पास जाते हैं, तो विश्वामित्र ऐसे ऋषि है, उन्होंने बेड़ा उठाया कि मैं आपको पहुंचा सकता हूँ स्वर्ग में। तो वो खुश, त्रिशंकु राजा खुश हो गए। अब त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए जोरों से तैयारी होने लगी। एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया गया, और महायज्ञ किया गया, उसके बाद महायज्ञ करने के पश्चात त्रिशंकु को वहां स्वर्ग में भेजने का प्रारंभ किया। अब त्रिशंकु धीरे 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 ऊपर स्वर्ग की ओर जा रहा था, और जैसे वो बीच में पहुंचा, तब इंद्र राजा, जो इंद्रदेव है हमारे, उन्होंने त्रिशंकु को देख लिया। तो तुरंत वहां से इंद्रदेव ने आदेश दिया कि तू लौट जा नीचे, तू गुरु से शापित है, तू यहाँ नहीं आ सकता, तू नीचे जा धरती पर। और दूसरी ओर धरती पर नीचे विश्वामित्र ऋषि थे। वो कहता कि नहीं, तू नीचे नहीं आ सकता, तुम ऊपर जाओ। वो कहते नीचे जाओ, और नीचा वो त्रिशंकु अभी तक लटक रहा है। और आज हमारी हिंदी भाषा भी अभी तक राष्ट्र भाषा होने के बाद भी क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, यानी कि लटकने वाली ही बात है, त्रिशंकु जैसी ही है बात। अभी तक वो अपना योगदान, अपना मतलब उचित स्थान नहीं प्राप्त कर पाई। तो मित्रों, ये हमारे देश के लिए बहुत दुख की बात है। हिंदी भाषा क्यों महत्वपूर्ण है? तो उसके लिए गांधी जी ने कहा था कि पूरे राष्ट्र को अगर एक सूत्र में जोड़ना है, बांधना है, तो ये मात्र हिंदी कर सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के अलावा जितने भी बड़े बड़े नेता और संत उस जमाने के हो गए, उन लोगों ने हिंदी को बहुत महत्व दिया, लेकिन हमारी राजनीति ने उनको कोई महत्व नहीं दिया। गांधी जी ने 5 बातें बताई थी, वो मैं आपको जरूर ये बातें 5 बताना चाहूंगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों होनी चाहिए। तो एक बात उन्होंने ये बताई थी कि जो भाषा राज कर्मचारियों के लिए सरल हो, यानी कि राज कर्मचारियों के लिए जो भाषा सरल हो वो होनी चाहिए, वही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भाषा द्वारा भारतवर्ष के परस्पर के धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवहार निभा सकी, वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। तीसरी बात, उस भाषा को देश के अधिकांश निवासी बोलते हो, यानी कि वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, उसके राष्ट्र के अधिकांश लोग वो भाषा बोलते हो। चौथी बात, जो भाषा राष्ट्र के लिए सरल हो, यानी कि जो राष्ट्र के लिए जो सरल भाषा हो, वो भाषा होनी चाहिए। और अंत में उन्होंने ये कहा था, 5वां लक्षण या 5वीं विशेषता राष्ट्रभाषा की, कि वह भाषा क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति के ऊपर निर्भर न हो। ये अंग्रेजी जो है वो अल्पस्थायी है, ऐसी भाषा है। मित्रों, हम लोगों को पहले से एक आदत पड़ चुकी है गुलामी की,
और उस गुलामी की आदत में से हम लोग नहीं निकल पा रहे। जैसे ही पाकिस्तान अलग हुआ, उनकी उर्दू भाषा राष्ट्रभाषा बन गई। इतना ही नहीं, जहां जहां मतलब कि जो देश गुलामी में से मुक्त हुए थे, उन्होंने अपनी भाषा अपना ली थी। एकमात्र ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, बाकी सभी देशों ने अपनी अपनी भाषा को अपनाया था जब गुलामी में से ऊपर उठे तब। लेकिन हम लोग अभी तक उस ओर कुछ कोई निर्णय हम नहीं ले पा रहे हैं। हिंदी क्यों राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो उसके लिए मैं कई बार कहता हूं कि हिंदी में 2.5 लाख शब्द है, 2.5 लाख शब्द है, जबकि अंग्रेजी में मात्र 10,000 शब्द है। अब आप सोचिए कि 10,000 शब्द और 2.5 लाख शब्द, तो कितने बड़े विशाल शब्द सागर हमारी हिंदी में है। और अंग्रेजी और हिंदी में थोड़ी तुलना कर दे, थोड़ी, तो मैं बताना चाहूंगा कि देखो, बड़ों के लिए, हम उम्रों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। बड़ों के लिए हम आप कहते हैं, हम उम्र के लिए हम तुम कहते हैं, और छोटों के लिए तू कहते हैं। जबकि अंग्रेजी में बड़ा हो छोटा हो, उसके लिए आपको मालूम है एक ही शब्द है, यू। बड़ा होगा तो भी यू, छोटा होगा तो भी यू। वहां कोई मानवाचक शब्द अंग्रेजी में नहीं है। आगे की बात करें कि अंग्रेजी में ब्यूटी बट होता है, लेकिन प्यूरिटी पट नहीं होता है, पुट होता है। अब ये क्यों होता है ना, तो ये किसी को पता ही नहीं। अब मैंने कई लोगों को पूछा था कि तो ऐसा होता है, मैं क्यों होता है, लेकिन हमारे तो नियम, हमारी भाषा तो वैज्ञानिक है, उसमें तो हर चीजों का इलाज है, जबकि आपकी भाषा में तो इस प्रकार का इलाज है ही नहीं। संबोधन की बातें करेंगे, परिवार की बातें करेंगे, तो चाचा चाची, हमारे हिंदी में चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, ऐसे कितने शब्द हैं। जबकि अंग्रेजी में अगर मौसा का बोलेंगे तो अंकल, चाचा को भी अंकल बराबर, मामा को भी अंकल, मासी को भी आंटी, चाची को भी आंटी। चाची को तो बोलेंगे, लेकिन मामी मौसी सबको आंटी, यानी कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं है उनके पास, फिर भी हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। और एक और बात बताना चाहूंगा साथ साथ कि साला और जीजा के लिए एक ही शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में होता है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। जबकि हमारे में जीजा जी है, और साले के लिए अच्छा साला, साला जी है। हमारे हिंदी भाषा की संस्कृति बहुत निराली है। तो ऐसी हिंदी भाषा, जबरदस्त हिंदी भाषा है। और मेरा विषय वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी को लेकर मुझे बातें करनी है, तो मैं मूल विषय पर मैं आने का प्रयत्न करूंगा कि आपको मित्रों मालूम होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलेगा, तो चीन में तो चाइनीज भाषा है, चाइनीज और मंदारिन, मंदारिन भाषा है। तो चाइना तो नंबर 1 पर अब पहुंच रहा है, धीरे धीरे कितना विकास कर रहा है। जापान जो इतना विकसित देश है, उनकी भाषा जापानी है, वहां भी अंग्रेजी नहीं है, तो भी वो विकास कर रहा है। और फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस की फ्रेंच भाषा है, वो भी विकास कर रही है, वो भी विकास कर रहे हैं। रूस की रूसी भाषा है, वो भी विकास कर रहे हैं। रशिया कितना आगे है। 193 देशों में हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बोली जाती है, लेकिन हमारे राजनेताओं को अभी तक पता नहीं चल रहा है कि इस राष्ट्रभाषा में सब होना चाहिए। मित्रों, हर देश में या हर देशों में हिंदी पहुंचने का मूल कारण गिरमिटिया मजदूर है, गिरमिटिया लोग। ये आपको बिल्कुल, मतलब कि जो विद्यार्थी है उनको समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि गिरमिटिया क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के समय में हमारे भारत में, खास करके उत्तर भारत में से एग्रीमेंट के तहत हजारों की तादाद में लोग गए थे यहाँ से। जैसे कि मैं बात करूं तो मॉरिशस में 1934 में बहुत लोग गए थे, बहुत लोग। ग्याना में 1845 में जहाजों भर भर कर मजदूर लोग गए थे यहाँ से, मजदूरी करने के लिए यहाँ से लोगों को ले जाया गया था। त्रिनिदाद 1900 नहीं, 1845 में यहाँ से जहाजों भरकर लोग गए थे। दक्षिण अफ्रीका में गए थे, सुरीनाम में गए थे, फिजी में गए थे। तो ये ऐसे कई हजारों की तादाद में उस जमाने में लोग भारत में से गए थे, और वो खास करके बिहार उत्तर प्रदेश के लोग थे। और वो लोग वहां जाकर वहां की भाषा को
नहीं मतलब कि माना, और अपनी हिंदी की भोजपुरी भाषा को अहम महत्व दिया। और आज आप देखेंगे कि जब हम बातें करेंगे तो मॉरिशस में तो कितनी हिंदी की बोलबाला है हर जगह पर। मैं आपको प्रतिशत में बताऊं तो मॉरिशस में 70% लोग हिंदी जानते हैं। भारत की बात तो छोड़िए, मॉरिशस की मैं बात करता हूँ। तो मॉरिशस में 70% हिंदी बोलने वालों की संख्या है। त्रिनिदाद में 42% लोग हिंदी बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी बहुत ज्यादा प्रतिशत है। सूरीनाम में 39% लोग हिंदी बोलते हैं। फिजी में 48% लोग हिंदी बोलते हैं। और गयाना में भी 50-45% हिंदी में वो लोग बोलते हैं। मित्रों, भानु बहन ने भी बताया था कि 160 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटियों में हिंदी पढ़ाई जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि 100 से अधिक देशों में हमारे लोग रहते हैं। अब तो 100 की बात तो छोड़िए, लगभग सब देशों में हमारे देश के लोग पहुंच चुके हैं। और वो लोग वहां जाकर हिंदी को ही अपनाते हैं, वहां अपनी प्रादेशिक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। वो हिंदी का ही उपयोग करते हैं। और हिंदी बोलने के कारण ही सब लोगों से वो मतलब कि अपनी बातचीत सही तरीके से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, जैसे कि बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, वहां भी हिंदी बोली जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि वहां भी हमारे भारत के मुल्क के लोग बहुत बसे हुए हैं। नेपाल, मालदीव, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, वहां भी हमारे लोग पहुंच गए हैं। तो वो सब लोग वहां जाकर हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। डॉक्टर नौटियाल का एक जबरदस्त मतलब कि उन्होंने एक रिसर्च किया था। तो उन्होंने जो बात बताई वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में जो रिसर्च हुआ उसमें यह बात सामने आई कि विश्व में सबसे ज्यादा बोलने वाले और जानने वाली भाषा तो हिंदी बन चुकी है, ये हमें पता नहीं है। और दूसरे नंबर की भाषा जो है वो अंग्रेजी नहीं है, मंदारिन है। और अंग्रेजी तीसरे स्थान पर आती है। क्योंकि अंग्रेजी कहाँ कहाँ बोली जाती है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब थोड़ी कौन कौन सा अभ्यास कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। तो ज्ञाना में 8वीं तक हिंदी में पढ़ाया जाता है। रूस में मॉस्को में 1920 से हिंदी का शिक्षण हो रहा है। मंगोलिया, रोमानिया, पोलैंड आदि के छात्र मॉस्को यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ने के लिए जाते हैं। जर्मनी की 17 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दक्षिण अफ्रीका में हिंदी को अनिवार्य हिंदी यानी कि कंपलसरी हिंदी के रूप में पढ़ाया जाता है। मुझे यहाँ अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गुजरात में जो 10वीं कक्षा में हिंदी थी और वो अनिवार्य हिंदी थी, और अंग्रेजी जो थी और संस्कृत थी, उनको जिनको दोनों में से जो भाषा चॉइस लेना है वो ले सकती है। लेकिन कुछ साल पहले मैं समझता हूँ कि आज से 8-10 साल पहले जो निर्णय लिया गया कि 10वीं में से हिंदी को अनिवार्य रूप में से हटा दिया, तो आपको मैं बताऊं कि गुजरात के अनेक शिक्षक और शिक्षक ही नहीं, पूरे प्रोफेसर, पूरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इनसे प्रभावित हुए। हजारों की तादाद में लोग मतलब कि हमारे शिक्षा संस्था से जुड़े अध्यापक प्रभावित हुए। ये हमारी दयनीय स्थिति है। हम कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में, बोलने पर भी पाबंदी है। लेकिन ये रियलिटी है कि हिंदी हिंदी ऐसी भाषा है जो देश को प्रधानमंत्री देते हैं। हम अंग्रेजी में बोलकर अगर हम प्रधानमंत्री बनने जाएंगे, या कोई भी गुजरात में है तो गुजराती बोलना पड़ेगा, लेकिन दूसरी अन्य भाषा बोलकर आप पूरे भारत पर राज करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। लेकिन एकमात्र हिंदी ऐसी भाषा है वो पूरे भारत में राज करने के लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती। कारण क्योंकि पूरे भारत में ये हिंदी भाषा बोली जाती है, कोने कोने में हिंदी भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। मैं समझता हूं कि अगर ये मेरा व्याख्यान ऐसे लोगों के निगाह पर पहुंचे, निगाह पर नहीं, कान पर पहुंचे, तो जरूर
कुछ मतलब कि कुछ भविष्य में कुछ हो सकता है। मित्रों आगे मैं थोड़ी बात करूं तो डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 2 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि कनाडा जो है वहाँ कोई मूल निवासी नहीं है। कनाडा में जो भी मतलब लोग हैं सब बाहर से आए हुए लोग हैं। टोरंटो, टोरंटो में तो मध्यकालीन हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ मध्यकालीन हिंदी साहित्य पढ़ाने से लोग परहेज करते हैं, लेकिन टोरंटो में मध्यकालीन हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है। स्वीडन, स्वीडन में संस्कृत, बंगला, तमिल और हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। फ्रांस में सोमन यूनिवर्सिटी में गोदान, जो हमारा प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान, मेला अंचल, रेणु जी का मेला अंचल, जैनेन्द्र कुमार का त्याग पत्र फ्रांसीसी भाषा में पढ़ाया जाता है। छोटा सा देश है बेल्जियम। बेल्जियम देश में भी 35 साल से हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी की अन्य गतिविधियां, अगर अन्य गतिविधियों पर हम प्रकाश डालें तो आपको मालूम होना चाहिए कि जापान में आकाशवाणी पर हिंदी समाचार, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। गोदान का जापानी भाषा में अनुवाद हुआ है। जापान में 8 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और जापान में 30 वर्ष से सर्वोदय सर्वोदय नामक पत्रिका निकाली जाती है, वो आज हिंदी में निकलती है। चीन की बात करें तो रविंद्रनाथ ठाकुर की 70 रचनाओं का चीनी भाषा यानी कि मंदारिन भाषा में अनुवाद हुआ है। इतना ही नहीं, बहुत मेहनत करके रामचरितमानस चीनी भाषा में अनुवादित हुआ है। 7 साल तक अनुवादक ने मेहनत किया था और रामचरितमानस को चीनी भाषा में अनुवाद किया। निर्मला का भी अनुवाद हुआ है। मित्रों बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान में भी हिंदी को पढ़ाया जाता है। हर जगह पर हिंदी पहुंची है, लेकिन अगर नेताओं के दिमाग तक अगर हिंदी पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि हमारे देश का विकास होगा और ये देश सोने की चिड़िया की हम बात कर रहे हैं, वो बात वास्तव में सफल हो सकती है। मुझे 2 कविताएं, छोटी छोटी कविता हिंदी की व्यंग रचनाएं हैं, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। बहुत बहुत सुंदर मुझे और बहुत महत्वपूर्ण मुझे वो कविताएं लगती है कि कवि है अंगद किशोर जी, बहुत बड़े गजलकार है, हमारे मित्र भी है। हिंदी पढ़ो भूखो मरो, कविता बहुत व्यंगपूर्ण है। उनका अर्थ अलग न लिया जाए। हिंदी पढ़ो भूखो मरो, देखो देखो राष्ट्रभाषा देखो, मैके में हिंदी का हाल देखो। देखो देखो राष्ट्रभाषा देखो, मैके में हिंदी का हाल देखो। भाषा विदेशी की चाल देखो, भाषा विदेशी की चाल देखो। ससुरी अंग्रेजी घर घर में घुसी, ससुरी अंग्रेजी घर घर में घुसी। टमाटर सा उसका घाल देखो, हिंदी पढ़ो भूखो मरो, हिंदी पढ़ो भूखो मरो। देखो देखो आंखें फाड़ देखो, हिंदी का गिरता बाजार देखो। अंग्रेजी का बढ़ता व्यापार देखो। हिंदी है देश की संपर्क भाषा, लेकिन इज्जत तार तार देखो। हिंदी पढ़ो भूखो मरो, हिंदी पढ़ो भूखो मरो। देखो देखो हिंदी दिवस देखो, महफिल में हिंदी की शान देखो। दिन रात चाहे विहान देखो, अपने ही देश में सौतेली बनी। हर जगह हिंदी का स्मशान देखो। हिंदी पढ़ो भूखो मरो। देखो देखो चारों ओर देखो, हिंदी का लुटता संसार देखो। झूठे ही उसका श्रृंगार देखो। हिंदी है जबकि राष्ट्रभाषा, सत्ता का अंग्रेजी से प्यार देखो। हिंदी पढ़ो भूखो मरो, हिंदी पढ़ो भूखो मरो। अंत में मैं एक बहुत फेमस पंक्तियों के साथ अपने व्याख्यान को विराम देने का प्रयत्न करूंगा। अंग्रेजी की साजिश गहरी, अंग्रेजी की साजिश गहरी, संसद और अदालत बहरी। अंग्रेजी का पलटो पासा,
चले देश में देसी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाषा साहित्य भवन हिंदी विभाग का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार।